नमस्कार। कभी सोचा है किसी देश की असली दौलत क्या होती है? उसकी जमीन, या शायद बड़े बड़े कारखाने, या फिर वो लोग जो उस देश में रहते हैं? आज हम इसी दिलचस्प सवाल की थोड़ी गहराई में उतरेंगे। अक्सर हम बढ़ती आबादी को एक चुनौती की तरह देखते हैं, है ना? हाँ, ये बात तो है। लेकिन क्या हो अगर यही आबादी देश की सबसे बड़ी ताकत बन जाए? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नजरिया है। हम अक्सर गिनती पर अटक जाते हैं हम्म। कि भाई इतने सारे लोग हैं, इतने संसाधन चाहिए होंगे। हाँ, लेकिन आज की हमारी चर्चा का सार यही है कि लोग सिर्फ एक संख्या नहीं है, वो संभावना है। हम समझेंगे कि कैसे सही देखभाल और अवसरों से यही लोग मानव पूंजी बन जाते हैं। मानव पूंजी हाँ, ह्यूमन कैपिटल। एक ऐसी संपत्ति जो किसी भी दूसरी भौतिक संपत्ति से कहीं ज्यादा कीमती साबित हो सकती है। तो आज हम उन स्रोतों के जरिए ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक आम इंसान देश के लिए एक अनमोल संसाधन बन सकता है। ये एक सफर जैसा होगा जिसमें हम देखेंगे कि लोगों पर किया गया निवेश उनकी सेहत पर, उनकी पढ़ाई लिखाई पर कैसे कैसे कमाल कर सकता है। हाँ, और इस सफर में हम सिर्फ किताबी बातें नहीं करेंगे, हम असल किरदारों की कहानियों को देखेंगे, जैसे सकल और विलास। अच्छा। उनकी जिंदगियां हमें सिखाएंगी कि हालात कैसे बदलते हैं। और हाँ, चुनौतियों को भी नजरअंदाज नहीं करेंगे, जैसे भारत में बेरोजगारी का मुद्दा, उस पर भी बात होगी। बिल्कुल। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे जनसंख्या, जो कभी बोझ सी लगती है, असल में किसी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन सकती है। बिल्कुल। लेकिन ये बदलाव ये आता कैसे है? वो कौन सा मोड़ है जब लोग बोझ से संपत्ति बन जाते हैं? देखिए, ये बदलाव तब आता है जब लोगों में निवेश किया जाता है। निवेश मतलब अच्छी शिक्षा, सही ट्रेनिंग, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। जब ये सब होता है तो हम सिर्फ लोगों की गिनती नहीं कर रहे होते, हम असल में मानव पूंजी का निर्माण कर रहे होते हैं। मानव पूंजी, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है। इसका असल मतलब क्या है? क्या ये कोई बैंक बैलेंस जैसा है? नहीं, बैंक बैलेंस नहीं, उससे कहीं ज्यादा कीमती चीज है ये। मानव पूंजी असल में लोगों के अंदर छिपी हुई काबिलियत है, उनका ज्ञान, उनका हुनर। हाँ, वो सब कुछ जिसका इस्तेमाल करके वे कुछ नया बना सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। ये वो एक तरह की अदृश्य ताकत है जो किसी समाज को आगे ले जाती है। अच्छा, तो जैसे हम किसी मशीन या फैक्ट्री में पैसा लगाते हैं, ये सोचकर के भाई इससे उत्पादन बढ़ेगा, मुनाफा होगा। हाँ, क्या वैसा ही लोगों पर निवेश करने से भी होता है? बिल्कुल वैसा ही, बल्कि मैं कहूंगी उससे भी बेहतर। मानव पूंजी में निवेश का सीधा नतीजा होता है बेहतर उत्पादकता। अच्छा। जिससे लोगों की आय बढ़ती है, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, और सबसे दिलचस्प बात क्या है? क्या? कि जमीन या मशीनें वो खुद ब खुद कुछ नहीं कर सकती। सही बात है। उन्हें चलाने, उनसे काम लेने के लिए तो इंसान ही चाहिए। मानव संसाधन ही है जो दूसरे सभी संसाधनों को उपयोगी बनाता है। ये बात तो सोचने वाली है। मतलब इंसान ही सबसे अहम कड़ी है। क्या हमारे पास कोई ऐसा उदाहरण है अपने देश का या कहीं का जहां ये साफ दिखता हो कि इंसानी काबिलियत मशीनों या प्राकृतिक खजानों से भी ज्यादा असरदार साबित हुई? अरे, भारत की अपनी आईटी क्रांति को ही देख लीजिए। हाँ। हमारे पास शायद बहुत ज्यादा तेल के कुएं या सोने की खदानें ना हो, लेकिन हमारे पढ़े लिखे हुनरमंद युवाओं ने अपनी दिमागी ताकत से, अपने कौशल से एक ऐसी क्रांति ला दी जिसने दुनिया में भारत की पहचान ही बदल दी। बिल्कुल। ये मानव पूंजी की ताकत का जीता जागता सबूत है। वाह, ये तो कमाल का उदाहरण है। अच्छा, इस मानव पूंजी के असर को और करीब से समझने के लिए हमारे पास दो दोस्तों की कहानी है, सकल और विलास की। हाँ, इनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये दिखाती है कि कैसे हालात और फैसले जिंदगी को बिल्कुल अलग अलग राहों पर ले जाते हैं। हाँ, ये कहानी उन छोटे छोटे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण फर्कों को उजागर करती है जो मानव पूंजी निर्माण में भूमिका निभाते हैं। सकल और विलास दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। सकल के पिता वो भले ही कम पढ़े लिखे थे, पर वो चाहते थे कि उनका बेटा खूब पढ़े। उन्होंने सकल को ना सिर्फ स्कूल भेजा, बल्कि आगे पढ़ने के लिए भी उसको प्रोत्साहित किया। यहाँ तक कि उन्होंने कर्ज लेकर सकल को कंप्यूटर का एक वोकेशनल कोर्स भी करवाया। अच्छा, कर्ज लेकर भी? हाँ, और एक और खास बात, सकल सेहतमंद था, उसका स्वास्थ्य अच्छा था। और विलास, उसकी कहानी क्या थी? विलास के हालात काफी अलग थे। उसके पिता मछुआरे थे और वो जब विलास छोटा था तभी गुजर गए। माँ मछलियां बेचकर जैसे तैसे घर चलाती थी। विलास को बचपन से ही गठिया की बीमारी हो गई थी। अच्छा। और पढ़ाई में उसका मन भी नहीं लगता था। अच्छा। तो वो माँ के साथ घर के कामों में और फिर मछली बेचने में हाथ बटाने लगा।
उसकी आमदनी बहुत ही कम थी, बस जैसे तैसे गुजारा चल रहा था। तो देखिए यहीं पर फर्क कितना साफ नजर आता है। सकल के मामले में दो बहुत महत्वपूर्ण निवेश हुए। पहला उसकी शिक्षा और कौशल विकास में, जो कंप्यूटर कोर्स था। हाँ, और दूसरा उसका स्वस्थ होना। सेहत भी तो एक तरह की पूंजी है। बिल्कुल। विलास को ये अवसर और सेहत दोनों ही ठीक से नहीं मिल पाए। और फिर नतीजा क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ? सकल को एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। उसने अपनी सीखी हुई कंप्यूटर स्किल्स का इस्तेमाल किया, एक नया सॉफ्टवेयर बनाया, जिससे कंपनी को फायदा हुआ। अरे वाह! और सकल को तरक्की मिली, प्रमोशन मिला। उसकी पढ़ाई और हुनर ने उसकी काम करने की क्षमता को बढ़ाया, उसकी उत्पादकता को बढ़ाया, जिससे न सिर्फ उसकी बल्कि देश की कुल उत्पादकता में भी इजाफा हुआ। ये कोई लॉटरी नहीं थी, है ना? ये सीधा नतीजा था उस निवेश का जो उसके परिवार ने, उसके पिता ने, उसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर किया था। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे सही परवरिश और मौके एक व्यक्ति को एक प्रोडक्टिव एसेट, एक उत्पादक संपत्ति बना सकते हैं। सकल की कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये दिखाती है कि कैसे एक परिवार का छोटा सा निवेश भी पीढ़ियों की कहानी बदल सकता है। हाँ, इसी को शायद अर्थशास्त्री एक खास नाम देते हैं, सद्गुणी चक्र या वर्चुअस साइकिल। ये क्या चीज है? हाँ, ये एक बहुत अच्छी कड़ी है जो आपने जोड़ी। सद्गुणी चक्र तब बनता है जब पढ़े लिखे माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा और सेहत के महत्व को समझते हैं। अच्छा। और उसमें वो निवेश भी करते हैं। नतीजा ये होता है कि बच्चे भी अच्छी शिक्षा पाते हैं, सेहतमंद रहते हैं, फिर उन्हें अच्छी नौकरियां मिलती हैं और फिर वो अपने बच्चों के लिए भी यही करते हैं। इस तरह से अच्छाई और तरक्की का एक चक्र, एक साइकिल पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। और इसके उलट भी होता होगा। अगर माँ बाप अशिक्षित हों या उनके पास साधन ना हो तो शायद वो बच्चों पर उतना ध्यान न दे पाएं। हाँ, जिससे एक दुष्चक्र, मतलब एक विशेष साइकिल शुरू हो सकता है, जहां पिछड़ापन और गरीबी पीढ़ियों तक बनी रहती है। बिल्कुल सही कहा। और अगर हम दुनिया के नक्शे पर नजर डालें तो जापान जैसे देश इस बात का बेहतरीन उदाहरण है। जापान? हाँ, उनके पास प्राकृतिक संसाधन मतलब नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा नहीं है। सही। लेकिन उन्होंने दशकों तक अपने लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर जबरदस्त निवेश किया और आज नतीजा देखिए, वो दुनिया के सबसे विकसित और अमीर देशों में से एक है। ये मानव पूंजी की शक्ति का जीता जागता प्रमाण है। ये तो साफ है कि लोग ही किसी देश का असली खजाना है, अगर उन्हें सही से तराशा जाए। अच्छा, अब अगर हम अर्थव्यवस्था के कामकाज को देखें तो हमारे स्रोतों में 3 तरह के क्षेत्रों का जिक्र है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। जरा इनके बारे में बताएंगे, खासकर ये तृतीयक क्षेत्र क्या है? जरूर। देखिए, अर्थव्यवस्था के कामों को समझने के लिए हम उन्हें मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है। इसमें वो सारे काम आते हैं जो सीधे प्रकृति से जुड़े हैं, जैसे खेतीबाड़ी, मछली पकड़ना, खानों से खनिज निकालना वगैरह। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र। इसमें चीजों का निर्माण होता है, मैन्युफैक्चरिंग, यानी फैक्ट्रियां, उद्योग, ये सब। ओके। और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र, जिसे हम सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। इसमें व्यापार, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंक, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, मतलब ये सारी सेवाएं शामिल हैं। आज की दुनिया में इस तीसरे क्षेत्र का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा, और इन्हीं कामों में बाजार और गैर बाजार गतिविधियां भी होती हैं, ये क्या है? हाँ, बाजार गतिविधियां वो हैं जिनके लिए आपको भुगतान मिलता है, मतलब पैसा मिलता है। जैसे नौकरी? हाँ, जैसे नौकरी करना, अपना बिजनेस चलाना, दुकान चलाना, इनमें पैसे का लेन देन होता है। ये बाजार के लिए की जाती हैं। ठीक है। और गैर बाजार गतिविधियां वो हैं जो हम अपने इस्तेमाल के लिए, अपने उपभोग के लिए करते हैं, जिनके लिए सीधे तौर पर कोई पैसा नहीं मिलता। जैसे कोई किसान अपने परिवार के खाने भर के लिए अनाज उगाए, या फिर कोई अपने घर के काम करे, खाना बनाना, सफाई करना। यहीं पे वो सवाल आता है जो अक्सर पूछा जाता है, घर पर जो महिलाएं इतना सारा काम करती हैं, खाना बनाना, बच्चों की देखभाल, घर की सफाई, ये सब कुछ उसे देश की आमदनी मतलब राष्ट्रीय आय में क्यों नहीं गिना जाता? ये एक बहुत अहम मुद्दा है और इस पर काफी बहस भी होती है। इसका जो तकनीकी कारण दिया जाता है वो ये है कि इन कामों के लिए उन्हें कोई सीधा वेतन या भुगतान नहीं मिलता है। अच्छा। क्योंकि ये बाजार गतिविधि नहीं है जहां पैसे का लेन देन साफ तौर पर दिखे, इसलिए पारंपरिक अर्थशास्त्र इसे राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ता।
हालांकि ये बात अब सब मानते हैं कि इस काम का मूल्य बहुत ज्यादा है और समाज के चलने के लिए ये बेहद जरूरी है। समझ गया। तो ये तो हुई काम की बात। लेकिन जब हम कहते हैं कि लोगों की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, तो इस गुणवत्ता को नापते कैसे हैं? क्या पैमाने हैं इसके? हाँ, जनसंख्या की गुणवत्ता आंकने के मुख्य रूप से 3 पैमाने माने जाते हैं। पहला, साक्षरता दर, यानी कितने प्रतिशत लोग पढ़ लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा, लोगों का स्वास्थ्य। इसे अक्सर जीवन प्रत्याशा, यानी लोग औसतन कितने साल जीते हैं, उससे मापा जाता है। और तीसरा, लोगों में मौजूद कौशल या हुनर, जिसे स्किल फॉर्मेशन कहते हैं। ये तीनों चीजें मिलकर तय करती हैं कि किसी देश के लोग कितने सक्षम और उत्पादक हैं। तो इन पैमानों पर भारत की कहानी क्या कहती है? अगर हम शिक्षा की बात करें तो साक्षरता दर का क्या हाल है अपने देश में? भारत ने इस मामले में वाकई एक लंबी छलांग लगाई है। सोचिए, 1951 में आजादी के तुरंत बाद देश में सिर्फ 18% लोग साक्षर थे। सिर्फ 18%। सिर्फ 18? बहुत कम। हाँ, और 2018 तक आते आते ये आंकड़ा बढ़कर लगभग 85% हो गया। अरे वाह, 85%! हाँ, ये यकीनन एक बहुत बड़ी कामयाबी है। 18% से 85% तक का सफर, ये तो वाकई प्रभावशाली है। लेकिन क्या ये बढ़ोतरी पुरुषों और महिलाओं में एक जैसी रही है या कुछ अंतर है? यहाँ थोड़ी तस्वीर मिली जुली है। प्रगति तो दोनों में हुई है, जाहिर है, लेकिन अंतर अभी भी बना हुआ है। अगर हम 2011 की जनगणना को देखें तो पुरुषों की साक्षरता दर महिलाओं से करीब 16.1% ज्यादा थी। 16% से ज्यादा का अंतर? हाँ, अच्छी बात यह है कि ये फासला लगातार कम हो रहा है, पर इसे पूरी तरह मिटाने के लिए अभी और कोशिशों की जरूरत है। और सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है ताकि शिक्षा सब तक पहुंचे और उसकी गुणवत्ता भी सुधरे? सरकार की एक बहुत बड़ी पहल है समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा? हाँ, इसका मकसद है प्री स्कूल से लेकर 12वीं क्लास तक की पूरी स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाना, इसे ज्यादा समावेशी बनाना, मतलब हर बच्चे तक पहुंचाना, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि का हो, और साथ ही गुणवत्ता में सुधार लाना। इसमें स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल पढ़ाई और टीचर ट्रेनिंग तक, मतलब सब कुछ शामिल है। ये तो ही शिक्षा की बात। अब स्वास्थ्य के मोर्चे पे क्या हो रहा है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है, उसका लक्ष्य यही है कि अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, परिवार कल्याण और पोषण से जुड़ी मदद ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। खासकर उन तक जो समाज के कमजोर तबकों से आते हैं, उन पर विशेष ध्यान देने की बात है। पिछले कई सालों में अगर आप देखें तो अस्पतालों की संख्या, डॉक्टरों, नर्सों की संख्या बढ़ी है और इसका असर दिख भी रहा है। असर दिख रहा है? इसका कोई ठोस सबूत, कोई आंकड़ा जिससे ये पता चले? हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है शिशु मृत्यु दर, जिसे IMR यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। अच्छा, IMR। इसका मतलब है कि हर 1000 जिंदा पैदा हुए बच्चों में से कितने बच्चे अपना पहला जन्मदिन देखने से पहले ही मर जाते हैं। 1951 में भारत में ये आंकड़ा 147 था। 147? हाँ, हर 1000 में से। हर 1000 में से? हाँ, हर 1000 में से 147 बच्चे 1 साल के होने से पहले दम तोड़ देते थे। ये सोचकर ही दुख होता है। बहुत ज्यादा, ये तो बहुत ज्यादा। लेकिन 2020 तक आते आते ये आंकड़ा घटकर 28 पर आ गया। 28? हाँ, 28 प्रति 1000। ये स्वास्थ्य सेवाओं में हुए जबरदस्त सुधार का प्रतीक है। हालांकि हमें ये भी याद रखना होगा कि कई विकसित देशों में ये आंकड़ा सिंगल डिजिट में है, मतलब 5 से भी कम। तो हमें अभी और लंबा रास्ता तय करना है। 147 से 28? हाँ, ये आंकड़ा वाकई उम्मीद जगाता है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य में प्रगति तो है, लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, चुनौतियां भी कम नहीं है। और एक बड़ी चुनौती है बेरोजगारी। हाँ, बिल्कुल। पहले तो ये समझते हैं कि ये बेरोजगारी कहते किसे हैं, मतलब क्या है ये। सीधी सी भाषा में कहें तो बेरोजगारी वो हालत है जब कोई इंसान काम करना चाहता है, बाजार में जो मजदूरी चल रही है उस पे काम करने को तैयार भी है, लेकिन उसे काम मिल ही नहीं रहा है। वो इच्छुक और योग्य है पर काम नहीं है। क्या भारत के गांव और शहरों में बेरोजगारी एक जैसी है या इसमें कुछ फर्क देखने को मिलता है? हाँ, इसमें काफी फर्क देखने को मिलता है। गांवों में अगर देखें तो 2 तरह की बेरोजगारी ज्यादा आम है। एक है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी
मतलब मौसम के हिसाब से? हाँ, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये खासकर खेती से जुड़े लोगों में होती है। उन्हें फसल बोने या काटने के समय तो काम मिल जाता है, लेकिन साल के बाकी महीनों में जब खेत में ज्यादा काम नहीं होता तो वे खाली बैठे रहते हैं। अच्छा, और दूसरी थोड़ी सी पेचीदा है। उसे कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, अंग्रेजी में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। प्रच्छन्न मतलब छिपी हुई बेरोजगारी। ये कैसे हो सकता है? हाँ, इसका मतलब ही है छिपी हुई बेरोजगारी। ये अक्सर तब होता है जब किसी काम में जरूरत से ज्यादा लोग लगे हों। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा खेत है, उस पर काम करने के लिए असल में 5 लोगों की जरूरत है, लेकिन परिवार बड़ा है तो परिवार के 8 लोग उसी खेत पर काम कर रहे हैं। अच्छा। अब बाहर से देखने पर तो लगेगा कि भाई 8 लोग काम कर रहे हैं, सब रोजगार में हैं। हाँ, लगेगा तो यही। लेकिन असल में वो जो एक्स्ट्रा 3 लोग हैं, अगर उन्हें उस खेत से हटा भी दिया जाए तो भी खेत के कुल उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो 3 लोग एक तरह से बेरोजगारी ही हैं, पर ये बात छिपी हुई है। इससे ही प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ये कृषि में काफी देखने को मिलती है। अच्छा, ये तो हुई गांव की बात। शहरों में किस तरह की बेरोजगारी ज्यादा दिखती है? शहरों की एक बड़ी और बढ़ती हुई समस्या है शिक्षित बेरोजगारी, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। शिक्षित बेरोजगारी मतलब पढ़े लिखे लोग बेरोजगार? हाँ, इसमें वो नौजवान आते हैं जिनके पास मैट्रिक, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन तक की डिग्रियां हैं, लेकिन उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल पाता। ये एक बहुत चिंताजनक स्थिति है। और इस बेरोजगारी का, चाहे वो किसी भी तरह की हो, समाज और अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है? असर बहुत गहरा और नकारात्मक होता है। सबसे पहली बात तो ये कि ये मानव संसाधन की सरासर बर्बादी है। जिन लोगों को देश की तरक्की में योगदान देना चाहिए था, वो काम न मिलने के कारण निराश होते हैं और अर्थव्यवस्था पर एक तरह से बोझ बन जाते हैं। संपत्ति दायित्व में बदल जाती है। सही। इससे न सिर्फ उन व्यक्तियों और उनके परिवारों पर आर्थिक और मानसिक रूप से बुरा असर पड़ता है, बल्कि पूरे समाज में एक हताशा का माहौल बनता है और देश की आर्थिक रफ्तार भी धीमी होती है। यहाँ एक और पहलू है जिस पर शायद ध्यान देना चाहिए। कई बार लोग रोजगार में तो दिखते हैं, मतलब कुछ न कुछ काम करते हुए दिखते हैं, पर उनकी कमाई इतनी कम होती है कि बस गुजारा ही चल पाता है। बिल्कुल सही। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है भारत में। खासकर जो असंगठित क्षेत्र है, उसमें बहुत से लोग ऐसे कामों में लगे हैं जहां मेहनत बहुत ज्यादा है और कमाई बहुत कम है। वे पूरी तरह बेरोजगार नहीं बैठ सकते क्योंकि गुजारा करना है, इसलिए जो भी काम मिलता है, जैसा भी मिलता है, कर लेते हैं ताकि 2 वक्त की रोटी जुट जाए। वे काम करते हुए दिखते हैं, लेकिन असल में गरीबी और कम उत्पादकता के जाल से बाहर नहीं निकल पाते। ये भी एक तरह की छिपी हुई चुनौती है, जिसे अंडर एम्प्लॉयमेंट या अल्प रोजगार भी कह सकते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो सार यही निकलता है कि किसी भी देश के लिए उसके लोग ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी हैं, है ना? बिल्कुल। लेकिन ये पूंजी तभी बनती है जब उनमें सही निवेश हो, अच्छी शिक्षा मिले, बेहतर स्वास्थ्य हो और वक्त के हिसाब से जरूरी हुनर सिखाए जाएं। सकल और विलास की कहानी ने हमें यही दिखाया कि कैसे सही मौके जिंदगी को बदल सकते हैं। निश्चित रूप से मानव पूंजी का निर्माण और देश का आर्थिक विकास, ये एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। चाहे वो भारत की आईटी क्रांति हो या जापान का उदाहरण, ये सब यही दिखाते हैं कि लोगों पर किया गया निवेश कितना ज्यादा जरूरी और फायदेमंद है। पर हमें चुनौतियों को भी हमेशा याद रखना होगा। बेरोजगारी, खासकर शिक्षित और प्रच्छन्न बेरोजगारी, हमारी इस अनमोल पूंजी को बेकार कर सकती है। इस पर लगातार काम करने की जरूरत है। तो ये साफ है कि शिक्षा और स्वास्थ्य का कोई विकल्प नहीं। ये तो आधार है। ये तो आधार है। लेकिन जाते जाते एक सवाल मैं सबके सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी। जरूर। क्या सिर्फ कॉलेज की डिग्री ले लेना ही काफी है, या आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में असली हुनर, मतलब प्रैक्टिकल स्किल्स, और वो ज्ञान जो सच में कुछ नया रच सके, प्रोडक्टिव नॉलेज, वो ज्यादा मायने रखता है? शायद हमें डिग्रियों के साथ साथ असल काबिलियत पर भी उतना ही ध्यान देने की जरूरत है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को, नीति निर्माताओं को, समाज को, सबको सोचने की जरूरत है।